संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इंपैक्ट भी ज्यादा है यानी कि नुकसान भी ज्यादा है और संभावना भी ज्यादा है तो वो बहुत डेंजर है भैया, वहां पे डेंजर है। तो आप जैसे कोई सीनियर लीडर क्रिटिकल डिपार्टमेंट में छोड़ के चला जाए, इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है और होने के चांसेस भी होते हैं। लिक्विडिटी है, कैश है, पीएनएल है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब का इंपैक्ट भी और संभावना भी दोनों होती है। इस पर बहुत समय लगाना है। तो ढूंढो वो कौन कौन से रिस्क हैं जो हो भी सकते हैं, चांसेस भी बहुत है आपकी कंपनी में, यार ये गड़बड़ होने के चांस है, समय लगाना शुरू कर दो उसमें। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसका असर तो ज्यादा है पर होने के चांसेस कम होते हैं, जैसे अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक रोज रोज तो आता नहीं है, मॉनिटर कर लो बस काफी है। पर कुछ रिस्क ऐसे हैं जिसमें ना असर ज्यादा होना है और ना संभावना बहुत ज्यादा है, जैसे यूएफओ अटैक। हाँ जी, अब यूएफओ कहां से आएगा? जुपिटर ग्रह से। कोई साबुत चाचा चौधरी तो आ नहीं रहे हैं जी। तो ऐसी बातों को इग्नोर करो। कई न्यूज चैनल अपनी कहानी सुनाते हैं कि हाँ जी इस साल को धरती खत्म हो जाएगी, इनको इग्नोर करो, मतलब संभावना नहीं है इनकी होने की। एक और रिस्क है जैसे कि असर तो ज्यादा नहीं होता है पर होता रोज ही है। इस तरह के रिस्क रोज ही आते हैं, जैसे छोटे मोटे कोई आपके गॉसिपर्स हैं, आपके क्रिटिक्स हैं, आपकी बुराई करने वाले लोग हैं। अगर करते हैं लोग तेरी जम के बुराई, समझ लेना तूने है तबाही मचाई। ऐसे ही आगे चलते हैं। एक होता है कंट्रोल इंपैक्ट मैट्रिक्स। कंट्रोल इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर रिस्क का असर बहुत आने वाला है पर आप कंट्रोल भी पूरा कर लोगे तो उसको मैनेज कर लो, क्योंकि आपके कंट्रोल में है। पर दिक्कत तब है जब असर बहुत ज्यादा है पर कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। उसके लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट लेकर के आओ। देखो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट चाहिए आपको, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन चाहिए आपको, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके बस की नहीं है उसको हैंडल करना। पर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं ना तो उसका असर आना है और ना ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। पेंसिल चोर, टिश्यू पेपर चोर आपकी कंपनी में होते हैं ना, आता है पेंसिल चोरी करके ले जाता है, टिश्यू पेपर चोरी करके ले जाता है। टेंशन मत लो इतना, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, छोटे छोटे रिस्क है ये। और कुछ होते हैं कि जो भाई जिसका असर ज्यादा नहीं है लेकिन आप कंट्रोल पूरा कर सकते हो उसको, और वो पहले से ही कंट्रोल्ड है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको समझना है कि 3 चीजों को लिखना है अपने पास में। प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रिस्क के आने की? मैंने आपको एक रिस्क की लिस्ट दी थी ना आपको, कि क्या रिस्क की लिस्ट दी थी? इनोवेशन, प्रोजेक्ट, मार्केटिंग, डिजाइन, कॉम्पिटिटिव, सिक्योरिटी, बहुत सारे। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये रिस्क होने के चांसेस कितने हैं, इसका असर कितना है और आप कंट्रोल कितना कर सकते हो। बस 3 चीजें समझनी है आपको, उसके हिसाब से अपना समय लगाना है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रिस्क की, इसका असर कितना होगा, नुकसान कितना होगा, आप इसे कंट्रोल कितना कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखने के लिए निकल जाओ। अगर ये 3 चीजें कर ली तो आप रिस्क कंट्रोल कर लेंगे। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। ढूंढो इस संकट में कौन आपका साथ दे सकता है। निर्देश कक्षा के बाहर समाप्त हो जाते हैं लेकिन शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है। इसी शिक्षा को बढ़ाइए। YouTube चैनल पर लगातार आते रहिए, कई वीडियोस दे रहे हैं हम लोग। और वर्ल्ड MSME वीक के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। 3 दिन बचे हैं 10 फ्री कोर्सेज लेने के लिए। बोर्ड लाइन नंबर पर चेक करिएगा। बिजनेस का ज्ञान बना देगा विद्वान। टिके रहो मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट। अगली स्ट्रैटेजी, अगली मेरी स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ट्रैप, स्ट्रैटेजी का जाल। स्ट्रैटेजी बनाते बनाते स्ट्रैटेजी में फंस सकता है आदमी। 15 प्रकार की वो गलतियां स्ट्रैटेजी ट्रैप में मैं आपको बताऊंगा। अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। YouTube पे मेरे आते रहिए, फ्री वीडियोस हमेशा देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, शेयर कर दीजिए दूसरों को। देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, इसलिए हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी ट्रैप। नो एल्गोरिथम कैन गारंटी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉरएवर। एक होता है स्ट्रैटेजी ट्रैप, पहला एंकरिंग ट्रैप। एंकरिंग का मतलब जो पहली बात सुनी थी, जो पहला एंकर, जो जहां पहली रेफरेंस पॉइंट से सब चीजों को चेक करना। जो पहली खबर सुनी थी उसी खबर के मुताबिक बाकी सारी चीजों को इवैल्यूएट करना। गड़बड़ हो जाता है इससे। सारी इंफॉर्मेशन लो नहीं तो फंस जाएंगे। दूसरा स्टेटस को ट्रैप, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए, अभी सब ठीक है। कोडाक ने यही गलती करी थी। फिल्म बेस्ड कैमरा बनाते थे और डिजिटल कैमरा आने लगे थे। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया हुआ था इसके लिए और इसी चक्कर में गड़बड़ हो गई। वो जो चल रहा है उसी को चलते रह दिया। स्टेटस को, इसे मेंटेन रहने दो। अगली है संक कॉस्ट ट्रैप। ये भी कोडाक के एग्जांपल से मिल जुलती है। मैं इतना पैसा लगा चुका हूं यार, अब थोड़ी इसको बदलूंगा। तो पुरानी स्ट्रैटेजी पर संक कॉस्ट, जो पैसा लग गया है उसके चक्कर में बेचारे अब उसको पास्ट मिस्टेक को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी को ट्रैक। देखिए, इफ इट इज स्पेंड इट इज स्पेंड। पैसा लगा दिया है। अब पीछे के बारे में चिंता मत करो, आगे की चिंता करो। चौथा गलती करते हैं कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। मेरा जो विश्वास है उसको जो जो बातें कंफर्म कर रही हैं मेरे हिसाब से वही बातें सही हैं। अब
कई लोग हैं वो कहते हैं कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। अब किसी ने भी बोला प्रोपेगेंडा, देखा मैं कह रहा था ना, उससे भी कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये कोई यूट्यूब चैनल वाला भी बोल रहा है। कंफर्मिंग एविडेंस, अगर आपकी बात को किसी ने कंफर्म कर दिया, अब आपको लगता है वो सच है, आप उसी को ढूंढते हैं, आपकी बात को कंफर्म करता है। सबकी सुनो, समझना पड़ेगा आपको, एनालाइज करना पड़ेगा, राइट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फ्रेमिंग ट्रैप मतलब अपनी बात को इस तरह से बोलते हैं कि अपनी गलत बात भी सही साबित कर देते हैं, जाने अनजाने में अपनी इज्जत बनाए रखने के चक्कर में। कभी कभार इंडस्ट्री नहीं चल रही, तकलीफ चल रही है, आपको पता आपका प्रोडक्ट कमजोर है, तब भी आप ऐसे फ्रेम करके बोलेंगे बात को। MLM वाले ऐसा कभी कभार गलती कर जाते हैं, रियल एस्टेट वाले ऐसा गलती कर जाते हैं। रियल एस्टेट वाले को मालूम है इंडस्ट्री नहीं चल रही, लेकिन मैं ऐसे बात करेगा, प्रॉपर्टियां तो बिके चली जा रही है मार्केट में, है ही नहीं भाई साहब, अच्छी प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है। अब बेचारा उस चक्कर में वो खुद भी मानने लगता है, किसी सही इंडस्ट्री में जाता, कुछ और इंप्रूवमेंट करता। कभी कभार MLM वाले किसी गलत कंपनी में जब फंस जाते हैं, जबरदस्ती उसको बताए जाते हैं, नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, लॉकडाउन के बाद हमें और ग्रोथ मिल गई, और ग्रोथ मिल गई। उसका खुद का इनकम स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट देखो तो कुछ नहीं मिला उसको। जबरदस्ती फ्रेम ना करें बातों को, इसी से मिलता जुलता है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। बिना बात का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है लोगों को, और हमेशा वो कहता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। उस चक्कर में सेल्फ क्रिटिकल भी होना चाहिए कभी कभार। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही स्मार्ट हैं, आप ही कॉन्फिडेंट हैं। सातवां है प्रूडेंस ट्रैप। प्रूडेंस ट्रैप क्या होता है? एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। हर समय एनालिसिस किए जा रहा है, एनालिसिस किए जा रहा है। छोटे छोटे स्टेप लेकर के देखो, छोटे छोटे पायलट वेरिफिकेशन करो, रियलिस्टिक रहो। रीसेंट इवेंट ट्रैप, अभी पीछे कोई घटना हुई हाल ही में, उसके चक्कर में उनको लगता है सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही कुछ अभी पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको लगता है हर एक को हो जाएगा। अरे नहीं भाई, पीछे कोई बीमारी फैल गई, लगता है जिंदगी में फैलती रहेगी। नहीं भाई, रीसेंट इवेंट के ट्रैप में मत जाओ। एक और है डू इट ऑल ट्रैप। मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सारे काम कर लूंगा। अरे सारे काम आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। मेरी कंपनी में सबसे अच्छी बात ये है, मेरे कितने लोग आते हैं, अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे आपको हम, आप हमारे बोर्ड पे आ जाओ, आप ये बिजनेस शुरू कर दो, बिजनेस शुरू कर दो। मैं करता ही नहीं, मैं एक ही काम कर रहा हूँ, बड़ा business.com। आई डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू डूइंग एवरीथिंग, आई वांट टू बी वेरी फोकस्ड। ऐसे ये सेंटर स्टेज ट्रैप, सबसे बड़े कंपटीशन के खिलाफ जाकर के लड़ना शुरू कर दिया शुरुआत में ही। अरे भाई, ऐसे सबसे एकदम सेंटर स्टेज पे जाने की कोशिश मत करो, है ना। ऐसे चाणक्य ने भी सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, जब उनको धनानंद को अटैक करना था तो बोला सीधा धनानंद पर अटैक मत करो, परिधि से अटैक करो। अमूल के हमारे चेयरमैन ने भी समझाया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, कि अगर आपको अपनी नई मार्केट बिल्ड करनी है तो मार्केट के बाहर से एंट्री करो, यानी कि किसी शहर के आसपास छोटे गाँव वहां से एंट्री करो, सीधा बिल्कुल मेन मार्केट में जाके कंपटीशन से मत लड़ो। ऐसे ही होता है वाटरलू ट्रैप। ये वाटरलू ट्रैप क्या होता है? सरपंच है लेकिन सीधा प्रधानमंत्री बनने का इलेक्शन लड़ रहा है। भाई रुको, आराम से चलो। हाँ, ऐसे ही होता है समथिंग फॉर एवरीवन ट्रैप। मैं तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना दूंगा, इतने प्रोडक्ट बना दूंगा, मैं तो पतंजलि बन गया हूँ जी, मैं 1000 प्रोडक्ट बना दूंगा। आराम से चलो। हाँ, इतने सारे बनाओ, जहां प्रॉफिटेबिलिटी है वहां से शुरू करो। एक होता है सर्वाइवरशिप बायस ट्रैप। अरे इसको मिल गया $10 बिलियन, इसको मिल गया $2 बिलियन, इसको मिल गया $1 बिलियन, चलो मुझको भी मिल जाएगा। अरे भाई, वो 5 को मिला है, उसके पहले 50,000 थे, वो फेल हुए थे, तब उनमें से वो 5 को मिला है। इतना आसान नहीं है। ये सर्वाइव कर गया मतलब ये नहीं कि सारे सर्वाइव कर जाएंगे, हर आदमी नहीं सर्वाइव करता। सर्वाइवरशिप बायस। एक होता है प्लेइंग माय फेवरेट ट्रैप। वो क्या है कि जो आपका फेवरेट है, आपको लगता है वही ठीक रहने वाला है। विनिंग टू मच ट्रैप। विनिंग टू मच मतलब आपको पुरानी पास्ट सक्सेस विल नॉट गारंटी यू फ्यूचर सक्सेस। कोई फीडबैक देता है, आप उसको सुनते नहीं, आपको लगता है you've got to believe that you have succeeded. It is also a trap. शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। बने रहो मेरे साथ। MSME वीक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है हमारे लिए। हमने बहुत मेहनत किया, दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने हिंदी में पूरा बनाया। रियल कंटेंट देते हैं, जेन्युइन कंटेंट, कोई गैस नहीं है, रियल कंटेंट देते हैं। इस कंटेंट का पूरा फायदा उठाइए। और भूख प्यास सुसु पॉटी सब रुक सकते हैं लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। याद रखना एक ही बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। यूट्यूब से वीडियो हटा लिया जाएगा, शेयर कर लो अभी अपने परिवार में, सबको दिखा दो। पिछली बार हमने अलग अलग कोर्स पे दिया, इस बार हमने यूट्यूब पे दिया, पूरा फायदा उठाइए। अगली मेरी स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव मतलब आपस में भिड़ना, कोलैबोरेटिव मतलब आपस में जुड़ना। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी के क्या आप दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूं, अगर आपको मेरे YouTube वीडियो से फायदा हुआ हो तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। एक तो कमेंट बॉक्स में बताओ अगर फायदा हुआ है। दूसरा, आप अपने फायदे का वीडियो मुझको बना करके दीजिए, अपने मोबाइल से शूट करके, आपको क्या फायदा हुआ, और आपकी स्टोरी हम अपने सारे सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हम आपको ईमेल एड्रेस देंगे, वहां पे आप भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स पे आइएगा। सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है।
कोलैबोरेशन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इस बात को समझते हैं। कंपटीशन कोलैबोरेशन हमेशा से चलता आ रहा है। जब भेड़िया हिरन का शिकार करता है तो भेड़िए मिल करके आपस में कोलैबोरेट करके हिरन का शिकार करते हैं, पर जब शिकार कर लेते हैं तो फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं कौन उसको पहले खाएगा। हिरन भी जब शेर से बचने का प्रयास करते हैं तो आपस में कोलैबोरेट करके झुंड में भागते हैं, लेकिन बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से कंपीट करते हैं कि मैं सबसे तेज भाग के आगे रहूं, क्योंकि हिरन जाएगा पीछे वाला ही उड़ेगा। भगवान राम और रावण के समय में भी चलता था। भगवान राम ने कोलैबोरेशन की भावना रखी, अपने भाइयों से कंपीट नहीं करा। लंका, जब उसको लंका चाहता हूं क्षमा, जब अयोध्या से निकलना पड़ा तो अपने भाइयों को साम्राज्य देके गए, लेकिन लंका में रावण जब उसको उसने कुबेर को बाहर निकाल दिया, उसमें कंपटीशन की भावना ज्यादा थी। पांडवों को भी देखे तो उन्होंने, सारे भाइयों ने मिलकर कोलैबोरेट करके ही कौरवों से लड़ाई की थी, युद्ध किया था। उन्होंने अपने साम्राज्य को भी आपस में शेयर किया, यहां तक कि अपनी धर्मपत्नी को भी आपस में शेयर किया। दोनों चीजें शुरू से चलती आ रही हैं। कई लोग कोलैबोरेशन को अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा, कुछ उसको एक महिला की तरह, स्त्री की तरह मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बेकार है, कमजोर है, और इसको सेफ्टी वैल्व मानते हैं, लड़ेंगे तो अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। दोनों के फायदे नुकसान है। देखिए, कंपटीशन में कमजोर को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, पर कोलैबोरेशन में कमजोर भी साथ में आकर के जुड़ जाता है और उसको भी फायदा मिलता है। कंपटीशन में कोई इनसिक्योर होता है, कोई सिक्योर होता है, पर कोलैबोरेशन में सब के सब मिलकर के जुड़ते हैं। कंपटीशन में थोड़ी एडिक्शन की भावना रहती है, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, पर कोलैबोरेशन में थोड़ी कंफर्ट की भावना रहती है, हम सब मिलकर तो चल ही रहे हैं, ठीक है, आराम से चलने दो। कंपटीशन में आपकी स्पीड बढ़ती है, इट मेक्स यू फास्टर, पर कोलैबोरेशन में इट मेक्स यू बेटर। जो आपकी कमी है वो दूसरा आके पूरा कर देता है। कंपटीशन में कभी कभार रिजेंटमेंट रहता है, एक सामने वाले के प्रति गुस्सा रहता है, पर कोलैबोरेशन में एक कमराडरी रहती है, सामने वाले के प्रति दोस्ती रहती है। कंपटीशन के चलते आदमी कभी थोड़ा मैलिशियस बिहेवियर कर देता है, मतलब जैसे नुकसान कर देता है सामने वाले का, और लेकिन यहाँ कोलैबोरेशन में आदमी थोड़ा लेजी रहता है, यार वो तो कर ही रहा है, कर लेगा अपने आप। दोनों को जोड़ा भी जा सकता है और जोड़ा जा रहा है बहुत लंबे समय से। डिलीवरू और ऊबर ने आपस में कोलैबोरेट किया। डिलीवरू उन रेस्टोरेंट के साथ जुड़ता था कि जो डिलीवरी नहीं कर पाते थे, और ऊबर अपनी गाड़ी देता था जिससे खाने की डिलीवरी हो जाती थी। माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल ने भी आपस में कोलैबोरेशन किया। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर और इंटेल का हार्डवेयर अच्छा चला। फाइजर और मर्क ने भी आपस में दवाई बनाने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पार्टनरशिप किया। आप भी कर सकते हैं, अपने किसी कॉम्पिटिटर के साथ में को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट को, अगर बराबर का पैसा लगाए। मतलब तरीके बहुत हैं। पॉडकास्ट इंटरव्यू कर सकते हैं किसी के साथ जो आपकी इंडस्ट्री में हो। मैंने भी अभी द रणवीर शो बियर बाइसेप्स पे पॉडकास्ट अपना किया। अब आजकल कई यूट्यूबर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कांटेक्ट करते हैं तो हम हाँ कर देते हैं उनको। कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग भी आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप साथ में नॉलेज शेयर करें और रेवेन्यू को भी, प्रॉफिट को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशंस भी होती हैं। जैसे कई डॉक्टर्स को देखा है मैंने, वो डॉक्टर एक दूसरे को रेफरेंस दे देते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, पर प्रोफेशन सेम है। सेम प्रोफेशन में अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, एक हार्ट का डॉक्टर है, एक हड्डियों का डॉक्टर है, एक दूसरे को रेफरेंस दे देते हैं। बिजनेस मर्जर और जॉइंट वेंचर से भी लोग जुड़ते हैं आपस में। जैसे सोनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार जुड़े थे और उन्होंने एलसीडी और फ्लैट स्क्रीन टीवीज बनाए थे, और दोनों को उससे बड़ा फायदा हुआ। ब्राविया इन्होंने उससे उन दिनों बनाया था। ऐसे ही कैसे पूरे इकोसिस्टम को जोड़ दें। मेरे ही एक कस्टमर है तंश ज्यूल, लीडरशिप फनल और ईआई के पार्टिसिपेंट है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के। उन्होंने कंपटीशन को कोलैबोरेट करा दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया तंश ज्यूल। एक ज्वेलरी का प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें ही रिटेलर भी, होलसेलर भी, मैन्युफैक्चरर भी, आपस में सारे कॉम्पिटिटर इकट्ठे आ गए और 10,000 से ज्यादा इन्होंने प्रोडक्ट्स दिखा दिए। 10 शहरों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और लोगों को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, मदद करते हैं, उनको क्वालिफाइड लीड मिलती है और एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं। आप भी कर सकते हो, चैरिटी में जुड़ सकते हो इकट्ठे, या नई मार्केट में एंटर करते हुए कर सकते हो। फोर्ड और टोयोटा ने इकट्ठे ऐसे किया था जब वो नई मार्केट में जा रहे थे, 2011 की बात थी। या फिर आप बल्क परचेजिंग का काम भी कर सकते हो इकट्ठे। मान लो आप बनाते हो कटोरी चम्मच, सामने वाला बनाता है प्लेट, दोनों का स्टील लगना है। आपके कटोरी चम्मच में स्टील लगना है, उसका प्लेट में स्टील लगना है। दोनों गए और जो आदमी रॉ मटेरियल स्टील का देता था उससे बल्क में इकट्ठा लिया तो प्राइस कम हो गया, आपको बेनिफिट मिला। क्रॉस एंडोर्समेंट भी कर सकते हो। जब आप किसी कटलरी वाले को बेचने जा रहे हो तो कटोरी चम्मच वाला प्लेट वाले की तारीफ कर दे, प्लेट वाला कहीं बेचने जाता तो कटोरी चम्मच की तारीफ कर दे। जो यू कैन ज्वाइन कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस ऑल्सो।
या फिर व्हाइट लेबलिंग भी एक तरीका है। व्हाइट लेबलिंग में सामने वाले की ब्रांडिंग आप कर देते हैं लेकिन बना के उसको आप देते हैं। हमने भी व्हाइट लेबलिंग बहुत जबरदस्त किया। हमारे भी कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनसे कंपीट नहीं करते, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। आज GLA यूनिवर्सिटी है, जेनेसिस ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल है, PS बेने इनोवेशन है, सेज यूनिवर्सिटी है, विजन एक इंस्टीट्यूट है और कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है, ICS है परिमल जी का ICS बड़ा चलता है, हमने भी उनके साथ कोलैबोरेशन किया। तो ये कोलैबोरेशन हमने बहुत कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के साथ किया कि हम अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई उनके कॉलेज के साथ में उनके स्टूडेंट को उनके मोबाइल ऐप पे व्हाइट लेबल करके उनकी ब्रांडिंग करके उनको दे देते हैं, जिससे उनको भी बहुत फायदा होता है और बेसिकली कॉलेज को भी डिस्टिंक्टिव फैक्टर मिल जाता है। उससे स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नैक रेटिंग इंप्रूव करती है, वर्ल्ड क्लास कंटेंट और हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स का कंटेंट हम उनको दे पाते हैं और को ब्रांडिंग हो जाती है। हमारे यहाँ गगन भूटानी इस डिपार्टमेंट को देखते हैं। अगर आप भी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं तो 9810303687 आप गगन भूटानी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज्ञान का दरवाजा तो खोल सकता हूं लेकिन उस दरवाजे के अंदर प्रवेश आपको खुद ही करना है, हमेशा आपको खुद ही करना है। जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग पे नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे। इसीलिए बार बार कह रहा हूं एक ही बात, नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट। यूट्यूब से वीडियो बाद में हटा लिया जाएगा। अगली मेरी स्ट्रैटेजी है बिजनेस कैनवस, यानी कि एक शीट पे पूरा कैनवस कैसे तैयार करें, पूरे बिजनेस को कैसे सोचें। वैसे मैंने बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान नाम का भी वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप वो वीडियो भी देखिए। फ्री वीडियोस बिजनेस के तो मैं बहुत देता हूं। अगर आपको फायदा हुआ, मैंने बताया कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी बिजनेस की स्टोरी बताइए जिसको हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहां आप शेयर कर सकते हैं। बिजनेस कैनवस ये डिफाइन करता है कि आप कैसे क्रिएट, डिलीवर और कैप्चर करते हैं वैल्यू को। इसको आपको 8P के अंदर बताना है। 8P ये क्या है? 8P प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और पर्पस। ये 8P है। समझिएगा बात को। आपने प्रॉब्लम बताया, आपने प्रोस्पेक्ट, प्रॉब्लम को समझा, आपने प्रोस्पेक्ट यानी कि कस्टमर को समझा, कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट यानी कौन सा कस्टमर से कौन सी प्रॉब्लम, फिर कौन से पीपल हायर करूंगा मैं, कैसे पीपल हायर करूंगा, वो चैनल कैसा होगा, की पार्टनर्स कैसे होंगे, एम्प्लॉय कैसे होंगे, हम लोग मिलकर के, पीपल मिलकर के हमारे साथ में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट को हम किस प्राइसिंग और पोजीशनिंग पे बेचेंगे और उसके बाद उसे कैसे प्रोसेस और परफॉर्मेंस के साथ स्पीड करेंगे ताकि वो जल्दी बना सके, स्पीड से बना सके, कम कॉस्ट पे बना सके, ज्यादा बना सके, हाई स्केल पे बना सके, उससे कैसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और फाइनली हमारी कंपनी का एक्चुअल पर्पस, कोर वैल्यूज क्या है, वो पर्पस सभी जगह एस्टैब्लिश्ड रहता है। ये 8P है। 8P में हम एक एक करके सारे P समझते हैं। बिजनेस सीक्वेंस में चलेगा। बिना प्रॉब्लम के शुरू मत करिए बिजनेस। ये मत देखिए कागज पे कितना प्रॉफिट आने वाला है, पहले देखिए कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व भी नहीं कर सकता। बिना प्रॉब्लम के, बिना नई प्रॉब्लम के आप बिजनेस मत शुरू करिए, क्योंकि प्रॉब्लम से ही आएगा इनोवेशन, ऑटोमेशन। प्रॉब्लम के बाद ही आप करोगे। जितना बड़ा हैसल उतना बड़ा प्रीमियम, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम, और वहीं से आप मार्केट को इवैल्यूएट करोगे। कस्टमर सेंट्रिक आप तभी बनोगे, आप कंज्यूमर की नीड को समझ सकोगे, आप कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचान सकोगे, उसको कितना अर्जेंटली चाहिए ये प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर की नीड ही आपको देगी बिजनेस की लीड। सो कस्टमर नीड विल गिव यू मोर लीड्स। वो तभी आप करते हो रिवर्स प्रोडक्शन, वही असली इनोवेशन होता है। 2 क्वेश्चन, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, दूसरा ऐसे कैसे सॉल्व करूं कस्टमर मेरे बिना अपने आप भी सॉल्व ना कर पाए, तभी आती है मोनोपोली। बिजनेस कैनवस के लिए ये पहला P बड़ा जरूरी है, फिर जाके दूसरा P ढूंढिए कौन से कस्टमर के लिए माल बेचना है मुझको। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। ढूंढिए उन पीपल को, कैसे आप मदद कर सकते हैं। समझ आता हूँ प्रॉस्पेक्ट को, उनके बिहेवियर को समझिए, उनके टच पॉइंट्स को पहचानिए, वो कहाँ पे आके माल खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, किधर से बाय करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, रिटेल में लेते हैं, क्या तरीका है। टोटल मार्केट साइज को पहचानिए, टैम्स, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। अब उसके बाद आप हायरिंग करेंगे, क्योंकि अब आपको कस्टमर भी समझ में आ गया, इसका प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। अब आप हायरिंग करेंगे। हायरिंग के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपने फैमिली से किन लोगों को एंगेज करना है, अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट, रिटेन, एंगेज करना है, चेंज मैनेजमेंट कैसे बिल्ड करना है, आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि तब जब आप ये सब कर पाएंगे तभी वो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे। अच्छे प्रोडक्ट के लिए आपको एक MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसको टेस्ट करोगे मार्केट में, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ प्रोडक्ट बनाना है, लो कॉस्ट पे बनाना है, आपको एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्ट को बनाना है, तैयार करना है, टेक्नोलॉजी के साथ बनाना है, ताकि आप उसको स्केल कर सकें और तभी आप एसेट लाइट प्रोडक्ट को आगे लेके जा पाएंगे। शुरू में तो पायलट करेंगे ना, आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीधा इतना स्केल मत करिए।
HDFC भी यही करा, एक रीजन ने पहले प्रोडक्ट को पायलट करता है, बाद में पूरे देश में स्केल करता है। हमने भी अपने जब IBC बनाए, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो आज 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, पहले हमने केवल 1000 IBC बनाए, उनके साथ पायलट किया। अब हम सीधा 20,000 IBC बनाने जा रहे हैं, अब उनके साथ स्केल कर रहे हैं। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, हमारे साथ IBC बनिए। शुरू में पायलट एक्सपेरिमेंट करिए छोटा सा प्रोडक्ट के साथ में, देखिए क्या बिकता है, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है, देखिए क्या ज्यादा बिकता है, उसके बाद ज्यादा तेज बनाइए। पहचानिए आप हैं कौन, आप न्यूएस्ट है, आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है, रिलायबल बनाना है, मोस्ट कन्वीनियंट बनाना है, कूलेस्ट बनाना है, एक्सपर्ट बनाना है, मोस्ट नीडेड बनाना है, बेस्ट क्वालिटी बनाना है, प्रिसाइज बनाना है, यूनिक बनाना है, एडवेंचरस बनाना है, प्रोडक्ट चीपेस्ट बनाना है, कैसा बनाना है, और उसके बाद उसको आगे लेकर के जाइए, राइट प्राइस पे पहुंचाइए। तब आता है 5वां P, किस प्राइस पे आपको बेचना है, कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करोगे, ब्रांड प्रॉमिस क्या है आपका, कॉल टू एक्शन क्या है, अपसेल क्रॉस सेल करेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बिल्ड करेंगे, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करेंगे, ब्रांड लेके आएंगे, क्रॉस प्रमोशन करेंगे, ब्रांड इक्विटी बढ़ाएंगे। तो प्राइसिंग पोजिशनिंग के बाद आपने देखा कि मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, प्रोडक्ट लेके गए, आप पायलट किया, पायलट करके आपने बेचा, देखा एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। अगर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई तो अब प्रोसेस परफॉर्मेंस नहीं आई तो वापस पहले P पर जाएंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, फिर P धीरे धीरे सही मैन पावर, सही प्रोडक्ट बना के प्राइसिंग पोजिशनिंग पे बेचेंगे। 5वें के बाद जाएगा, कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, अब एक्सपैंड कर दो, प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला लेके आओ, KPIs बनाओ, नया मैन पावर के साथ और एक्सपैंड करो, आप लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग बनाओगे। उसके बाद अभी आप रीजनल थे, अब आप स्केलेबल हो जाओगे, अब आप सारे एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क डाल दोगे, और बाद कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप, नया चैनल पार्टनर, सप्लाई चेन, आप एक्सपैंड चले जाएंगे। आप प्रमोशन के बाद अपनी मैन पावर से स्केलेबिलिटी पे जाएंगे, और फिर फाइनली प्रॉफिट देखेंगे कि अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाऊं। अब प्रॉफिटेबिलिटी आना मुश्किल नहीं है, अब आप कंपनी को लिस्ट कर सकते हो, BSE NSE पे लेके जा सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, नई रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो, फ्रेंचाइज मॉडल पे जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना सकते हो, सेल्स के अलग अलग मॉडल को अडेप्ट कर सकते हो, ऑफ सीजन सेल्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, अब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो, अब आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर सकते हो, अब पुरानी गलतियों से आप इंप्रूव करके और आगे जा सकते हो, अब आप नए SOP प्रोस के साथ और तेज प्रॉफिटेबिलिटी पे जा सकते हो। ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सब के सब तभी टिकेंगे जब आपका 8वां P ठीक होगा, वो है आपका पर्पस, कोर वैल्यू। कंपनी का बिलीफ क्या है? हिटलर का बिलीफ था कि जर्मनी पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए क्योंकि जर्मन ही असली लोग हैं। जैक मा का बिलीफ था कि हम सिलिकॉन वैली को US से उखाड़ के चाइना में ले आएंगे। गांधी का बिलीफ था कि हमारे को बहुत अच्छे से विनम्रता से जीवन जीना चाहिए, हिंसा नहीं है। बाबा रामदेव का बिलीफ है स्वदेशी। शिला प्रभुपाद का भी बिलीफ है भगवद गीता। आपका बिलीफ क्या है, पूरी कंपनी का बिलीफ क्या है, उसको एस्टैब्लिश करें, तभी ये सीक्वेंस में जाएंगे कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे किसकी, उस कस्टमर की प्रॉस्पेक्ट, और उसके बाद सही मैन पावर हायर करोगे, फिर एक प्रोडक्ट तैयार करोगे, फिर उसको मार्केट में 5वें स्टेप पे बेच के दिखाओगे, ठीक हुआ तो फिर आप प्रोसेस परफॉर्मेंस से एक्सपैंड करोगे, 7वें में प्रॉफिट लेके आओगे, सभी तक रहेंगे जब कोर वैल्यू ठीक होगा। यही है पूरा बिजनेस कैनवस, जिसमें आप अपने की पार्टनर्स की एक्टिविटी, वैल्यू प्रोपोजिशन, अपना कस्टमर रिलेशनशिप, सारी चीजें आप अपने चैनल की एक्टिविटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम, उनको एक शीट पे लिखोगे ताकि आप पूरे बिजनेस को प्लान कर सको। सिंपल सी बात है, अगर राइट इंसान राइट समय पे, राइट जगह पे, राइट मैसेज देगा राइट कस्टमर को, यानी कि राइट ऑडियंस को, राइट प्रोडक्ट के साथ, तो उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये 8 P आपको जिंदगी भर काम आएंगे। परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। इस हफ्ते का लाभ उठाइए और अपने अंदर परिवर्तन लाइए, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा खास है। ये पूरी दुनिया इस हफ्ते को मना रही है। MSME वीक हमारे भी हफ्ते को मनाते मनाते केवल 3 दिन रह गए। बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, कैसे आपको 10 कोर्सेज मिलते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ मेहनत पूरी, मैं कर रहा हूँ मेहनत पूरी, क्योंकि मेरे लिए आपकी सफलता जरूरी। आप भी दे दो मेरा साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट, इसके बाद वीडियो YouTube से हटा दिया जाएगा। अभी शेयर कर लो, सारे दोस्तों को दिखा दो। इसी के साथ मेरी अगली स्ट्रैटेजी, रिपीटेबल प्रोटोटाइप। रिपीटेबल प्रोटोटाइप, स्केलेबल रिपीटेबल मॉडल समझाने से पहले एक तुरंत कहानी सुन लीजिए। एक सेब मेरे पास, एक सेब आपके पास। आपका सेब मैंने लिया, अपना सेब आपको दिया, तब भी हमारे पास क्या रहा? 2 हो गए? नहीं, अभी भी एक सेब रह गया। आपके पास भी एक, मेरे पास भी एक। लेकिन अगर आप ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे तो ज्ञान बढ़ जाता है। सेब का आदान प्रदान किया तो एक ही रह जाता है। ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए इस YouTube वीडियो को शेयर करिए, इस ज्ञान को दूसरों तक फैलाइए, सबका फायदा होगा। वापस आते हैं रिपीटेबल प्रोटोटाइप, पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस को प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे करेंगे। संजीव कपूर वो सेलिब्रिटी शेफ थे जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया प्रोसेस बना बना के। ठग्गू के लड्डू कानपुर में आज तक लड्डू बेच रहा है। बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर छोले भटूरे कमला नगर में आज भी वही बना रहा है पिछले 50 60 70 सालों से। हाजी अली जूस कॉर्नर पे आज भी वो वही जूस बेच
रहा है, कोई अपनी अगली ब्रांच नहीं खोल पाया। गुप्ता जी बर्गर वाले आज भी वही बर्गर बेच रहे हैं। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला आज भी गुलाब जामुन बना रहा है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, कोका कोला पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, क्योंकि इन्होंने प्रोसेस बना दिया। पर्सनैलिटी नहीं, प्रोसेस। प्रोसेस से आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एसओपी, प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस के लिए। इससे आपका बिजनेस स्केल अप होगा, उसमें एफिशिएंसी आती है, उसमें क्वालिटी आती है, उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है और मिसकम्युनिकेशन घट जाता है। एसओपी ऑटोमेशन में आपको मदद करता है। जब भी आएगा क्राइसिस, तुरंत बनाए प्रोसेस। क्या आप भी लल्लू लाल रहना चाहते हैं? क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोसेस बनाना, ढूंढो क्या क्या गड़बड़े हो रही थी, उसके अगेंस्ट प्रोसेस बना दे ताकि वो गड़बड़ रिपीट ना हो। बस यही तरीका है। कैसे किया जाए? आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके दिमाग में प्रोसेस फिट है, पेपर पे नहीं है। पेपर पे लिख दिया होता ना, तो अगर वो छोड़ के भी चला जाए तो उस पेपर को दोबारा दूसरा आदमी फॉलो कर लेगा। अग्रवाल पैकर मूवर की यही सबसे अच्छी चीज थी। वो हर नए प्रोसेस को पेपर पे लिखते थे और उसको बाद में सबसे फॉलो कराते थे। पर आप क्या है, आदमी के दिमाग में प्रोसेस है, वो चला गया बेचारा, ब्लैकमेल करता रहता है आपको, तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो निकल जाऊंगा, तनख्वाह बढ़ाओ छोड़ जाऊंगा। वही दिक्कत आती है। आपको इसी को सिखाना है, इसी को बढ़ाना है। इसके लिए 5 चीजें समझ लीजिए। आप पहले 4 चीजें समझते हैं: प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन। 4 चीजें। प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है? टेक्नोलॉजी डाल के काम को ऑटोमेट कर दो। डायलर लगा लो, सीआरएम लगा लो, बहुत सारी चीजें ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं, चैटबॉट लगा लो, चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। ऑटोमेशन लाने से आप तब तक ऑटोमेट करने का प्रयास करिए जब तक एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न ना आ जाए, किसी चीज ना आ जाए। मशीन लगा लो, हाँ, इससे बाद में कॉस्ट रिड्यूस होगी, टाइम बचेगा और आप स्केल मैक्सिमाइज कर सकोगे। एक होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट क्या है? जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको और इंप्रूव कर दो, उसको और आगे ले जाओ, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और बढ़ा दो। उसमें कुछ कमियां थी, ढूंढ करके बढ़ाओ, उसको बोलते हैं काइजन। इंप्रूवमेंट लाते जाओ, इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, करंट प्रोसेस को और इंप्रूव करने को बोलते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट। एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की कई टेक्निक्स होती हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन चार्ट का बन जाता है। एक चार्ट, आपका जो भी फ्लो है काम का, उसका एक प्रोसेस डायग्राम बना लो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डायग्राम, और ढूंढो उसमें कहां पे कमजोरी है, उसको ठीक करें। इसके तरीके कई होते हैं, किसी और दिन बात करेंगे। फिशबोन डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम चार्ट होता है, स्कैटर डायग्राम होता है या परेटो चार्ट होता है। ये कई चीजें, इनको आराम से समझाएंगे, पर शॉर्ट में समझिए कि क्राइसिस को प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। फिर होता है प्रोसेस इंटीग्रेशन, चीजों को जोड़ देना, जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन को जोड़ देती है। कि अगर सेल्स हुई तो रेवेन्यू कैसे अकाउंट्स वाला अपने आप ट्रैक कर ले, ये नहीं कि सेल्स वाला करके बताए। 2 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो गए। हायरिंग हुई तो वो आदमी सीधा डिपार्टमेंट में चला गया ट्रेनिंग के लिए, आपस में इंटीग्रेट हो गए। इससे क्या है, बिजनेस का फ्लो इंप्रूव होता है, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ता है और इंटरनल या एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ में ये इंटीग्रेशन का काम है। ऐसे ही प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ऑर्केस्ट्रा देखा है आपने? पहले बहुत चला करते थे, ऐसे ऐसे 2 डंडे हाथ में लेके एक आदमी हिलता रहता था और जिसको जो बजाना है उसको इशारा किया उसने वो बजाया, उसको इशारा किया उसने वो बजाया, तो उसमें सीक्वेंसिंग हो गई। तब किसका काम आएगा? ऑर्केस्ट्रेशन। इसमें अलग टाइम, मनी, एफर्ट को सीक्वेंस करके स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में डाल दिया गया है। ये इससे एफिशिएंसी और बढ़ती है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक किसका कब रोल आएगा। अगर हम भी वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो पहले कौन स्पीकर है उसको ढूंढा, वो स्पीकर आया, उसका कंटेंट क्यूरेट किया, कंटेंट क्यूरेट करने के बाद उसके साथ वीडियो प्रोडक्शन में वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन में गया, पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसकी एडिटिंग हुई, उसमें एनिमेशन डाला, उसके बाद वो ऐप में इंटीग्रेट हुआ, उसके बाद सेल्स मार्केटिंग की टीम को बताया इसको सेल कैसे करना है, उन्होंने कस्टमर को बताया। तो ये ए से लेके जेड तक सारे सीक्वेंस है, कब किसका क्या रोल आएगा, कब वो हिला करके अब तेरी बारी है तू काम कर, अब तेरी बारी तू काम, तो सीक्वेंस आ गया। मैन पावर को आप सीक्वेंस कर सकते हो। करना कैसे? पर्सन का रोल डिफाइन किया, फ्लो चार्ट में सीक्वेंस बनाया और असेंबली लाइन तैयार कर दिया। असेंबली लाइन बन गया, धड़ 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 गाड़ियां बनती जाएंगी। फोर्ड ने पहली बार, हेनरी फोर्ड ने इतनी सारी गाड़ियां बनाई थी। ऐसे ही होटल के अंदर भी बहुत ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। राशि से रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, इसका कंसल्टेड कौन है और इन्फॉर्म्ड कौन है। जिस आदमी ने सफाई करनी है बाथरूम के अंदर, कमरे के अंदर, होटल में, रूम में, तो सफाई करने वाला रिस्पॉन्सिबल है, पूरे के पूरे फ्लोर का मैनेजर अकाउंटेबल है, करेगा ये, लेकिन जिम्मेदारी फ्लोर मैनेजर की है। जो सुपर स्पेशलिस्ट है, कभी गड़बड़ होगी तो उसको कंसल्ट करेंगे, और जो जनरल मैनेजर है होटल का, वो खाली इन्फॉर्म्ड होगा। RACI, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। आपने बना लिया, पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया। इससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। मेरे पार्टिसिपेंट लीडरशिप फनल के सन्नी वर्मा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। मार्केट में जा रहे हो तो प्राइस भी कम, क्वालिटी भी कम। वैल्यू फॉर मनी मार्केट में जा रहे हो तो क्वालिटी बहुत A1 चाहिए, लेकिन प्राइस कम होना चाहिए। जैसे रिलैक्सो, मारुति हो गया, ये क्या है, ये वैल्यू फॉर मनी है। प्रीमियम के अंदर वर्साचे, लुई विटॉन, गुच्ची, मर्सिडीज हो गया।
तो आपको एक और तरीका बताते हैं आपको। दूसरा तरीका ये है कि कॉग्स को समझो आप, क्या उसको एस्टैब्लिश करें, तभी ये सीक्वेंस में जाएंगे कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे किसकी, उस कस्टमर की प्रॉस्पेक्ट, और उसके बाद सही मैन पावर हायर करोगे, फिर एक प्रोडक्ट तैयार करोगे, फिर उसको मार्केट में 5वें स्टेप पे बेच के दिखाओगे, ठीक हुआ तो फिर आप प्रोसेस परफॉर्मेंस एक्सपैंड करोगे, 7वें पे प्रॉफिट लेके आओगे, सभी तब ठीक रहेंगे जब कोर वैल्यू ठीक होगा। यही है पूरा बिजनेस कैनवस, जिसमें आप अपने की पार्टनर्स की एक्टिविटी, वैल्यू प्रोपोजिशन, अपना कस्टमर रिलेशनशिप, सारी चीजें आप अपने चैनल की एक्टिविटी नहीं है तो प्राइस आप जहां ले नहीं पाओगे। एक और तरीका क्या, ऑप्शंस पहचानो। आपके कस्टमर के पास ऑप्शंस का स्टाइल है उनका, आपस में लोग कॉम्पिटिटिव है कि कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव है, आप अथॉरिटी स्टाइल है कि कोलैबोरेशन का स्टाइल है, कैसा स्टाइल है। बढ़ती है पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक, किसका कब या बनती जाएंगी। फोर्ड ने पहली बार रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड, आपने बना लिया, पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया। इससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। मेरे पार्टिसिपेंट लीडरशिप फनल के सन्नी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने भी इजूसा डायमंड बनाया। हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा अपना, स्केलेबल कर दिया, अफोर्डेबल कर दिया। आज 27 डिस्ट्रीब्यूटर बना चुके पिछले 18 महीने में, कॉस्ट को रिड्यूस किया, सर्विस एक्सीलेंस बिल्ड किया। इसी ये बॉटम ऑफ पिरामिड का एग्जांपल है कि हीरे को कैसे सस्ता कर दिया, 10,000 से ज्यादा कस्टमर हो गए। हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा अपना, इतने डीलर बनाए जा रहे हैं, एक्सपेंशन किए जा रहे हैं। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। आपको भी ज्ञान प्राप्त करना है तो जब दुनिया सेलिब्रेट कर रही है इस ज्ञान को बढ़ाने का एमएसएमई वीक, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, केवल हम नहीं, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे। 24 से 30 तक के जो 10 कोर्सेज हम फ्री दे रहे हैं, अब 30 तारीख तक तो केवल 3 दिन बचे हैं जी। 28, 29, 30 खत्म होने का मत करो जल्दी। यही है वो सेमिनार जिसने करोड़ों की जिंदगी बदल दी। बने रहो मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। यूट्यूब से वीडियो हटा दिया जाएगा, अभी मेरे साथ यहीं रहो। अगली स्ट्रैटेजी है सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसी एडवांटेज जो लंबे समय तक रहने वाली है। कैसे होगा, मार्केट में कैसे मोनोपोली क्रिएट करेंगे। व्रियो फ्रेमवर्क, 4 स्टेप का पावरफुल फ्रेमवर्क। मैं हमेशा फ्रेमवर्क देना पसंद करता हूं, अपने यूट्यूब चैनल पे काफी फ्रेमवर्क्स दिए हैं। खुद तो सब्सक्राइब आपने किया होगा, दूसरों से जरूर कराइए। सोचिए किसको बिजनेस में आगे बढ़ना है। 4 स्टेप्स। व्रियो, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल, ऑर्गेनाइज्ड। ये 4 स्टेप में आप अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज कर लेंगे कि आप कहां खड़े हैं आज। क्या आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि नहीं है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मैं उसको एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मानता हूं। इतना वैल्यूएबल है कि आज हार्वर्ड हमारे ऊपर केस स्टडी बना रहा है, हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पे। आज दुनिया की बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज आकर के हमारे ऊपर केस स्टडी बना रही हैं। आज हमारा इम्पैक्ट के ऊपर सर्वे करने के लिए इसी नीलसन आ गया है। क्यों? क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। जो अटेंड कर रहा है इस तरीके के कंटेंट, आप देख रहे हो ना क्या कंटेंट दे रहा हूं, कोई गैस नहीं है, रियल कंटेंट। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सॉलिड कंटेंट है, वैल्यू। अगर वैल्यू नहीं है तो आपके पास कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, अगर वैल्यूएबल है यस तो स्टेप पे मूव कर दें। क्या आपका प्रोडक्ट रेयर है कि नहीं है। रेयर का मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबके सब बना रहे हो। अगर सब बना रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव पैरिटी, यानी कि कंपटीशन बराबर है। अगर रेयर है दूसरे स्टेप में तो वेरी गुड, अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप क्या है, इनइमिटेबल। क्या आपके प्रोडक्ट को इमिटेट किया जा सकता है। क्या जिसका मन करे अब बनाना शुरू कर देगा, उसको इजीली बनाया जा सकता है, या उसको दोबारा आसानी से इमिटेट करना मुश्किल है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है वो रेयर भी है और इमिटेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतना डिटेल में चले गए, भारत की नब्ज पहचान चुके हैं। तो आज भारत के अंदर और आसपास कई देशों में कोई भी नहीं है जो हिंदी के अंदर इतना बिजनेस मैनेजमेंट इतनी आसानी से, इतनी एनर्जी के साथ सिखा दे और इतना स्केल के साथ इतने वैरायटी प्रोडक्ट सिखा दे। आसानी से इमिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अरबपति स्पीकर मेरे साथ खड़े हैं आज जो आकर के आपको सिखाते हैं। इमिटेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट को इमिटेट किया जाता है तो टेम्पररी एडवांटेज है, टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और अगर इमिटेट नहीं कर सकते तो अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 4, ओ मतलब ऑर्गेनाइज्ड। क्या आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप लल्लूलाल गुलाब जामुन वाले हो, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर हो। ऑर्गेनाइज करके उसको स्केल कर सकते हो। अगर स्केल भी कर गए तो हो गया सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये चारों पे अपना टेस्ट ले लो, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल और ऑर्गेनाइज। चारों पे जब टेस्ट लोगे, इसे लेते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको नई इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। इससे प्रॉफिट पोटेंशियल का पता चलता है। अगर चारों में यस है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नो है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 5 बातें मैं आपको और बताने वाला हूं उसके अंदर।
ये 5 चीजें समझ में आ गई। ये 5 फैक्टर अगर आपके हाई है तो प्रॉफिट लो होगा, और ये 5 फैक्टर जो बता रहा हूं अगर ये लो हुए तो प्रॉफिट बहुत हाई होगा। इन 5 फैक्टर को समझो। पहला फैक्टर क्या है कि क्या आपके बिजनेस में जो आपका सप्लायर है उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। अगर सप्लायर जो आपको माल देता है रॉ मटेरियल, वो अगर आपसे बहुत बार्गेनिंग कर लेता है और आपको महंगा बेच देता है तो फिर आप पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वॉलमार्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग बाजार ऐसी है जो पीछे सप्लायर से बहुत सस्ते में माल खरीदते हैं। दूसरा, क्या आपका जो कस्टमर है उसके पास में आज बार्गेन करने की पावर है कि नहीं। जितनी ज्यादा ऑप्शन होगी ना आपके कस्टमर के पास में तो वो उतना ज्यादा बार्गेन करेगा। अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है तो आपसे खरीदेगा, चुपचाप खरीद लेगा। जितनी ज्यादा ऑप्शन होंगी, आपसे नहीं इससे ले लूंगा, इससे नहीं उससे ले लूंगा, श्यामलाल से नहीं रामलाल से ले लो, अरे घनश्याम लाल से ले लो, अरे चमन लाल से ले लो, अरे मगन लाल से ले लो। जितनी ज्यादा ऑप्शन उतना ऑब्जेक्शन, आपसे उधार भी मांगेगा, डिस्काउंट भी मांगेगा। तो चेक करो दूसरा पॉइंट, क्या आपके कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं गई। तीसरा, क्या आपके प्रोडक्ट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल तो नहीं। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय है, तो सब्स्टिट्यूट है तो आपकी बार्गेनिंग आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट को डिफाइन करता है। चौथा, क्या नए कॉम्पिटिटर के घुसने का डर तो नहीं है। और पांचवा, क्या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो चौथा पांचवा नजदीक है, नया कॉम्पिटिटर और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। कितने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कर रही है कि नहीं कर रही, और जो अभी कॉम्पिटिटर है उनके साथ कस्टमर कितना लॉयल है। ये 5 चीजें डिफाइन करेंगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग से ही कंटिन्यूअस अर्निंग आती है। अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो तभी जिंदगी भर अर्निंग मिलेगी। यही बुद्धि, यही दिमाग जिंदगी भर कमा के देगा। आप इसी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हमने आपके लिए MSME वीक बुलाया। इसके बाद सारी ऑफर्स हमेशा के लिए खत्म है। 10 कोर्सेज 1.5 लाख रुपए के लगभग हम आपको फ्री दे रहे हैं अभी एक EI के साथ में। 3 दिन बचे हैं, जो हो सकता है कर लो, और इंटरेस्ट फ्री EMI के साथ आपको दे रहे हैं। और एक बात याद है, उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा। नो रिपीट टेलीकास्ट, याद रखना। एक ही बात कर रहे हैं, बड़े काम की बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। मेरी अगली स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और प्रोडक्ट मैट्रिक्स के साथ साथ एक काम जरूर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। शेयर करिए इस वीडियो को, ज्ञान लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। आप आलतू फालतू वीडियो नहीं दे रहे, उनकी मदद करने वाला वीडियो दे रहे हैं। यू नेवर नो कौन आदमी कहां पहुंच जाए, जे कर्व हो जाए। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्रोडक्ट मैट्रिक्स के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भारत में बिजनेस कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, छेदन भेदन, पेनिट्रेशन। यानी कि उसी मार्केट में अब ज्यादा कमाने का प्रेस कर रहे हैं। अगर वही इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा, अगर आप वही प्रोडक्ट लेकर के इंडिया की जगह इंटरनेशनल में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। आप नई मार्केट डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट वही है। आप दुबई चले गए, चाइना चले गए, चाइना में बेच के आओ, खरीदना मत। हाँ, US चले गए, लंदन चले गए। ऐसे ही आपने नई मार्केट में नया प्रोडक्ट ला दिया, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। धंधा ही बदल दिया, नया तरीके का धंधा कर लिया। पहले मार्केट पेनिट्रेशन समझते हैं। आप ज्यादा कस्टमर ले आए, ज्यादा टर्नओवर, हो गया पेनिट्रेशन। आपने उन्हीं कस्टमर से ज्यादा ट्रांजैक्शन करा ली, हो गया ज्यादा टर्नओवर। आपने उन्हीं कस्टमर को लॉयल बना लिया, वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेने लग गए, हो गया ज्यादा टर्नओवर। आपने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट भी रखने शुरू कर दिए, ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, हो गया ज्यादा टर्नओवर। इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। यानी कि उसी मार्केट में, उसी ज्योग्राफी में आप ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर ले, ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा टर्नओवर बढ़ा ले। मैंने भी मार्केट पेनिट्रेशन को बिल्ड करने के लिए अपने ही भारत की मार्केट में या अपने इंडियंस जो दुनिया भर में रह रहे हैं उनके लिए वेबिनार्स करने शुरू करिए। जैसे जैसे वेबिनार करते जा रहे हैं, आप जानते हैं एक बात तो पक्की है, जब बड़ा बिजनेस वेबिनार करता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। दुनिया में 100 से ज्यादा देशों के लोग आकर के हमारा वेबिनार अटेंड करते हैं, दैट्स नंबर 1। और हम पिछले अपने रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, और हो सकता है आज के भी ऑफिशियल अटेम्प्ट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। आप हमारा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। मार्केट पेनिट्रेशन के लिए मैंने अपना उदाहरण दिया, अपने उदाहरण से आपको जल्दी समझा पाऊंगा। वेबिनार करता हूं। इसके अलावा अगर मैं देखूं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इसी मार्केट में मैं नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं। एक मैं प्रोडक्ट लेकर के आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ये तो 2 साल का कोर्स है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी लेकर के आए हैं कि आपसे फाइनेंस समझ नहीं रहा तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर सीखिए। बैलेंस शीट का, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, PNL का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोर्स ले सकते हो, पूरा फाइनेंस सीख सकते हो। प्रेजेंटेशन कैसे दें वो सीख सकते हो। बेसिक CRM ERP कैसे लेकर के आए, टेक्नोलॉजी कैसे लगाएं, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है। $0 मार्केटिंग पर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है।
बिजनेस ऑटोमेशन पे शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है। डेट मैनेजमेंट, मुझ पे कभी कर्जा ना हो, अगर आप पे कर्जा है तो फिर डेट मैनेजमेंट का कोर्स जरूर खरीद लीजिएगा। पैसिव इनकम पे शॉर्ट टर्म कोर्स कैसे बना, जिंदगी भर इनकम अपने आप आती रहे, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया हमने। फंड रेज कैसे किया जाए, 24 चैप्टर का, लगभग 30 चैप्टर का फंड रेजिंग का सॉलिड कोर्स, उससे पावरफुल कोई कोर्स नहीं है। फंड रेजिंग के ऊपर हमने सबसे अच्छा प्रोग्राम हिंदी में, सारे टूल्स, सारे फ्रेमवर्क्स, और किस किस से फंड ले सकते हो, 400 प्रकार के फंड, कौन इन्वेस्टर है, उनके ईमेल एड्रेस क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या, सब कुछ दिया फंड रेजिंग कोर्स में। पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें उस पर कोर्स बनाया है। सेल्स कैसे बिल्ड करें उस पर कोर्स बनाया है। स्टूडेंट्स के लिए बनाया पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। आज तो पॉकेट मनी है, प्रोफेशनल सैलरी कैसे मिलेगी, यूनिवर्सिटीज हमारे से कोर्स ले रही हैं। इसके अलावा स्टार्टअप कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्टअप, इस पे हमने कोर्स बनाया। अलादीन का चिराग बनाया अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। अलादीन का चिराग जो है वो हमारा लाइफ टाइम मेंबर्स को देते हैं हम लोग। 89,000 रुपीज का लाइफ टाइम मेंबरशिप है। वो सबको लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं। उसमें उनको सब कुछ दे रहे हैं, बिजनेस के सारे फ्रेमवर्क रेडीमेड, 600 से ज्यादा फ्रेमवर्क, बहुत कुछ दे रहे हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ में, जिंदगी भर ट्रेनिंग, फ्री में ट्रेनिंग, जिंदगी भर। 89,000 रुपीज का प्रोडक्ट है वो क्या है, करंट मार्केट को हमने नया प्रोडक्ट बिल्ड करके दिया, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, नई मार्केट में नया प्रोडक्ट। हमने क्या किया, इसके लिए हमने आईबीसी बना दी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मार्केट ही चेंज कर दी, एक नया प्रकार का मार्केट लेके आए। जिसको खुद का छोटा बिजनेस करना था या कोई नौकरी करता था, वो अपना इंडिविजुअल काम करना चाहता है, हमारे साथ में मिलकर के हमने आईबीसी बनाया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो लाखों रुपए हमारे साथ मिलकर कमा रहे हैं। उनको हम लाइफ मेंबरशिप तो फ्री में देते ही है आईबीसी के साथ में। वो जिंदगी भर मेरे से एसोसिएटेड रहता है, उसको लाइफ टाइम मेरे सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं। वो उसको मैं डायरेक्टली ट्रेन करता हूँ, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा रहता है। उसको वो हमारे कोर्सेज को, प्रोडक्ट को लोगों को रेकमेंड करता है। वैसे भी आप मेरे वीडियो शेयर करते हैं, वैसे भी आप मेरे कोर्स रेकमेंड करते हैं, लेकिन उसको रेकमेंडेशन का पैसा भी मिलता है। उसके लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकता है। इस समय कोरोना क्राइसिस के बाद बहुत ज्यादा आईबीसी बढ़ गए। उसको खाली क्या करना है, रेफरेंस देना, रेफरेंस से पैसा कमाना है, और वो बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। हमारा ब्रांड उसके साथ जुड़ जाता है। उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसको कोई ऑफिस नहीं चाहिए है, उसको हमारे ब्रांचेस से और हमारे हेड ऑफिस से रेगुलर सपोर्ट मिलता है, कहीं से भी वो काम कर सकता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं उसको, और उसके बाद फिर उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी बहुत मिलता है। कोई क्वालिफिकेशन की टेंशन नहीं है। इसमें छोटी एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें इंटरेस्ट फ्री ईएमआई की भी ऑप्शन आपको दे दी जाती है। और बाद में हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स के अलावा जब कभी इवेंट वापस जो चालू होंगे अब कोरोना क्राइसिस के बाद, आपको अपग्रेडेड डायमंड कैटेगरी की सीट्स भी मिलती हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा देते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप साथ में आईबीसी बन सकते हो। जिंदगी भर इतनी ट्रेनिंग लोगों मुझसे, सारी ट्रेनिंग जिंदगी भर फ्री मिलेगी आपको, सारी लाइफ लॉन्ग। अगर आप बन जाते हैं हमारे साथ आईबीसी, रेगुलर ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, आपका अपना बिजनेस भी ग्रो करेगा। हमारे कई आईबीसी है, मैं आपको लाइव नंबर देता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शुभम गौर, ये पिछले 3 महीने में हमारे नंबर 1 आईबीसी रहे, नागपुर से हैं। इन्होंने 19,16,000 रुपए का रेवेन्यू किया है 3 महीने में। राहुल कुमार, ये दिल्ली से हैं, 17,41,000 रुपए, सेकंड रैंक आईबीसी। केवल लखियानी, ये हमारे अहमदाबाद से आईबीसी, इन्होंने भी लगभग 16 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। मुकेश कुमार, ये दिल्ली से आईबीसी, इन्होंने लगभग 12,89,000, लगभग 13 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। रोहित है नोएडा से, इन्होंने भी 12.25 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। ऐसे बहुत सारे हैं। दीपक विश्वकर्मा, अल्ताफ गुलरेज अलीगढ़ से है, ये दीपक पुणे से है। उमेश मिश्रा है, ये यूपी से है, किसी बहुत छोटे शहर से। ब्रजेश प्रजापति अहमदाबाद से, लोकेश शर्मा आगरा से। ये सब लोगों ने कम से कम 10, 12, 15, 20, 25 लाख रुपए का काम इन्होंने रेवेन्यू किया है। आप इनकी फोटोग्राफ्स और नाम के साथ देख सकते हैं। अब तो हम ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट इतने पावरफुल है, लोग अपने आप खरीदते हैं। वृंदावन में एक रिक्शे वाला मुझे मिला, बोला मैंने आपका कोर्स खरीदा है, पहले रिक्शा चलाता था, अब रिक्शा चलवाता हूँ। पहले मैं ऑपरेटर था, अब मैं कंट्रोलर हो गया हूँ, अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ। अगर रिक्शा वाला बिजनेसमैन बन रहा है तो ये मेरे लिए संतुष्टि की बात है। इम्पैक्ट आ रहा है, असर आ रहा है। आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस एमएसएमई वीक के बारे में, इंडिया रिवाइवल मिशन के बारे में फोन करके पता लगा लीजिए, जरूर पता करिए, क्योंकि इस तरह की चीजें रहती नहीं है। बार बार कुछ ऐसा करो कि लोग करें आप पर अभिमान, लेकिन उसके लिए तो पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना ज्ञान। बने रहो मेरे साथ, याद है ना, नो रिपीट टेलीकास्ट। अगली स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के अडॉप्शन कर्व एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक वीडियो देख सकते हैं, इसका नाम है बैंकरप्सी से बचने का ग्रोथ फॉर्मूला। ये मैंने अडॉप्शन कर्व पे बनाया हुआ है। रीसाइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ साइकिल। पहले अडॉप्शन कर्व को समझते हैं। गंगा अगर बह रही हो तो स्नान कर लेना चाहिए। अगर मार्केट चेंज हो रही हो, अडॉप्ट हो रही हो, तो अपने आप को भी चेंज कर लेना चाहिए। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड पीपल्स बिहेवियर। कस्टमर सिग्नल देता है, उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करें, और तभी आप समझ करके इनोवेटर्स की लाइन में जा सकते हैं या अर्ली अडॉप्टर्स में जा सकते हैं। हर मार्केट के अंदर इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर भी होते हैं और लेट मेजॉरिटी लेगार्ड भी होते हैं। यहां से शुरू होता है और यहां नीचे आकर के गिरता है।
ऐसे ही अडॉप्शन कर्व जो है इसमें आप देखते हैं कि मार्केट चेंज होती जा रही है। इस समय सब कुछ डिजिटल हो गया है। ट्रैवल इंडस्ट्री जो बेचारी कोरोना के बाद बहुत डैमेज हो चुकी है, पहले से ही डैमेज हो रही थी, गो आईबीबो ओयो, थॉमस कुक, ट्रिवैगो के आने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ई पोर्टल्स खत्म करते जा रहे हैं। स्टेशनरी अब पेपरलेस हो गई है, किताबें पूरी तरीके से किंडल पे मूव कर चुकी हैं। बिजली अब सोलर होती चली जाएगी। राशन की दुकान वाला इस समय ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के कारण डिस्टर्बेंस में रहता है। ये गाड़ियां इस समय ड्राइवरलेस होती जा रही हैं। डीवीडी पहले मोजर बेयर की आती थी, अब यूट्यूब भी चलता है। अब तो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ संपर्क में रहिएगा। वैसे आप इस वीडियो पे बताइएगा आपके जीवन में क्या फर्क आया, आपके बारे में आपकी स्टोरी हम शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। ब्लॉकबस्टर चला था यूएस में बहुत, उसको नेटफ्लिक्स अमेजॉन ने खत्म कर दिया। इंडिया थोड़ा बदल रहा है, गाड़ियों की सेल्स घट रही है, ओला उबर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। रेस्टोरेंट इस समय बंद हो रहे हैं लेकिन फूड डिलीवरी बढ़ रही है घर पे। ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट बढ़ रही है। ट्यूशन क्लासेस कम हो रही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी बढ़ रही है। और कोरोना क्राइसिस के बाद तो वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म में बढ़ गया है। बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी इसीलिए क्योंकि इस समय बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि काफी फ्री कंटेंट भी साथ साथ आपको देते रहे। ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस को अब इस समय एग्रीगेटर्स ने खत्म कर दिया है। घर पे पहुंच गया ब्यूटी सैलून, सेलफोन पे बात करने का बिल घटा है, इंटरनेट का बिल बढ़ा है, चेंज हो गया है। ब्रोकिंग बिजनेस को एग्रीगेटर खा गए हैं इस समय। सरकारी नौकरियां घट के स्टार्टअप्स बढ़ते चले जा रही हैं। इकोनॉमी स्ट्रगल नहीं कर रही, इकोनॉमी शिफ्ट कर रही है। ऑफ कोर्स स्ट्रगल कोरोना के कारण है, पर इकोनॉमी शिफ्ट हो गई है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, अभी व्हाट्सएप लेके जाता है। इस डेटा को समझो क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। अब थोड़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझते हैं। जैसे ये अडॉप्शन कर्व कंज्यूमर का था, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी मूव करता है और चेंज हो जाता है, सनराइज से सनसेट पे जाता है। आपको भी समझना है कि आप अपनी इंडस्ट्री में कहां खड़े हो। आप आखिरी में घुसने वाले हो, जो लास्ट में आता है बेचारा अडॉप्शन कर्व के लेट मेजॉरिटी में एंटर करता है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, उधार देना पड़ता है। अर्ली इनोवेटर अर्ली मेजॉरिटी में आते हैं तो आपको प्रीमियम मिल जाता है, ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। आपके एडवर्टाइजिंग बजट, प्रोडक्ट का प्राइस और पैकेजिंग कैसा रहेगा वो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन्हीं स्टेज से जाता है, इंट्रोडक्शन से, ग्रोथ से, बाद में मैच्योर होता है, बढ़ते 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 उसके बाद डिक्लाइन होता है, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है आगे चल के। एक बात आपको बताता हूँ पते की, बड़े कमाल की। आपके धंधे में सुनना ध्यान से, अगर मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, सुनो फिर से, आपके धंधे में अगर मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, एडवर्टाइजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। सुन रहे हो? अगर मार्जिन भी घट रहा है, सेल्स भी घट रही है, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया। हो सकता है अब आप सनसेट की तरफ मूव कर चुके हो, प्रोडक्ट पुराना हो चुका है। आपको आपके ये क्या ग्रोथ सिग्नल्स मिल रहे हैं या थ्रेट सिग्नल मिल रहे हैं? वो कहते हैं ना, जब घोड़े से गिरना हो, घोड़सवारी करते वक्त तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए, वरना घोड़े से अगर ऐसे बिना प्लानिंग के गिर गए तो घोड़े के पांव के नीचे आए तो गेम ओवर हो जाएगा। जब भी घोड़े से गिरना हो, धंधे में प्रोडक्ट बदलना हो, प्लान करके बदल लो, चेंज कर लो। आप ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज के बाद जब डिक्लाइन स्टेज आता है तो दिक्कत आती है। कोलगेट का टूथ पाउडर खत्म हो गया है, वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गया था। नोकिया डिक्लाइन स्टेज पे इसीलिए आया क्योंकि सबके सब एंड्रॉइड पे मूव कर गया, वो विंडोज पे मूव कर गया। और कस्टमर 2011 के बाद तुरंत सैमसंग, माइक्रोमैक्स, लावा पे शिफ्ट कर गए। और सिम्बियन को छोड़ करके विंडो पे जाना उसके लिए बर्बादी का कारण बना। बीपीएल टेलीविजन आया करता, बड़ा फेमस था इंडिया में। सन 2000 के बाद अचानक ड्रॉप आया और एक साल के अंदर विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर आउट हो गया पूरी मार्केट से बीपीएल। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी के साथ में उसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया। मारुति के साथ भी तो यही दिक्कत आई थी। मारुति 800 जो गाड़ी थी वो कैसे डिक्लाइन हुई। Hyundai i10, शेवरोलेट स्पार्क और बाकी सारी गाड़ियां आती चली गई। और हुआ यही कि मारुति 800 जो कि सन 2000 में 1,51,000, 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ी बिकी थी सन 2000 में, 2007 में वही गिर के 69,000 हो गई, यानी कि 1.5 लाख से 69,000 पे आके डिप किया। और 2008-9 में बहुत तेज गिरा, टाटा नैनो के आने के बाद और तेज गिरा, मारुति 800 बंद करनी पड़ी। इसी में ब्रांड एक्सटेंशन भी होता है या प्रोडक्ट एक्सटेंशन भी होता है। Hyundai जो कि गाड़ियां बनाता था, सब दुनिया जानती है, कोरियन टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया, उन लोगों ने इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। पिछले अगर तो आप दुकानदार हैं, छोटे